नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिव जी की बारात, जिसे लिखा है विद्यानिवास मिश्र जी ने। तो चलिए देखते हैं कि शिव जी की बारात में विद्यानिवास मिश्र जी ने क्या लिखा है और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कहानी पढ़ने से पहले हम विद्यानिवास मिश्र जी को देख लेते हैं, उनकी जीवनी पे प्रकाश डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी भाषा किस प्रकार की रही और कैसे वो कहानियां लिखते थे। तो विद्यानिवास मिश्र का जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश जनपद के पकड़ गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा गोरखपुर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत में एमए किया और विश्वविद्यालय में पीएचडी की। देश विदेश के अनेक उच्च पानी तथा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन कार्य किया। स्वतंत्रतोत्तर गद्य लेखकों में विद्यानिवास मिश्र का विशिष्ट स्थान है। वे संस्कृत भाषा व साहित्य से संबंध है, किंतु इसके साथ ही वन से भी उनका घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए उनका निबंध का रूप एक ओर शास्त्रीय ज्ञान से आपूर्ति है तो दूसरी ओर लोक संस्कृति से संपन्न भी है। वर्ण विषय का चित्रण करते समय वे पाठक को पहले तो साहित्यिक पौराणिक लोक कथाओं की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और तदुपरांत उसे सामान्य लोक भूमि पर उतारते भी हैं, जहां उसे अपने दैनिक जीवन की झांकी को देखने और समझने का अवसर मिलता है। इस प्रकार उनके निबंधों का एक छोर सुदूर अतीत की ज्ञान राशि में रहता है और दूसरा छोर मानव के सुख विषाद हर्ष आदि से जुड़ा रहता है। मिश्र जी के निबंधों में दुख भावुकता और पांडित्य का मणिकाचन संयोग है। उनके निबंधों में आत्मपरकता की मात्रा अधिक है। उनके ललित निबंध विषय दृष्टिकोण शैली एवं भंगिमा की दृष्टि से अनूठे एवं अद्वितीय हैं। उनके प्रमुख रचनाएं हैं मेरे मन का मुकुट भीग रहा है, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छा, कदम की फूली डाली, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं इत्यादि जैसी रचनाएं उन्होंने की हैं। मिश्र जी संस्कृत हिंदी अंग्रेजी के पंडित थे, विद्वान थे। भाषा विज्ञान में उन्होंने स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया था। अब कहानी जो है उसका सारांश हम देख लेते हैं कि विद्यानिवास मिश्र ने जो शिव जी की बारात लिखी है कहानी, उसमें उन्होंने शिव जी के बारे में क्या बताने का प्रयास किया है। तो शिव जी की बारात ललित निबंध के रचयिता विद्यानिवास मिश्र शिव जी की पहली पत्नी जब सती देवी जलकर मर गई तो शिव बाबा उनके शोक में बहुत दिनों तक पागल रहे। बिना धरनी घर भूत का डेरा चरितार्थ हो ही रहा था। शिव बाबा ने दिन दुनिया से भी बैराग्य ले लिया था। गणेश जी का तो चूल्हा सेकना पड़ा, वृद्ध नंदी को भी खाना मिलना बंद हो गया। तभी शिव जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। शिव जी के दूसरे विवाह की बात चली। पहले तो शिव जी ने सबको मना कर दिया, लेकिन बाद में इसी शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो गए कि एक पुत्र के होते हुए भी इस ढलती उम्र में अगर कोई कन्या स्वयं उन्हें पाने के लिए तपस्या करे तो वो शादी कर लेंगे। कुबेर ने नारद के साथ मिलकर यह साजिश करी कि जड़राज हिमालय की कन्या पार्वती के मन में शिव जैसे बूढ़े और नीरस पति के लिए स्वामिनी भरने की आशा भर दी जाए। पार्वती अन्न जल त्याग कर तपस्या करने लगी। कन्या पसंद आने पर विवाह हुआ। शिव जी चाहते थे कि सीधे साधे सुधारवादी ढंग से शादी हो जाए, लेकिन नंदी ने सुझाव दिया कि विवाह ठाट बाट से होना चाहिए। शिव जी चाहते थे कि विवाह में पूर्ण उसकी पब्लिसिटी न हो, लेकिन पर्सनल सेक्रेटरी गंगा जी ने पब्लिसिटी कर दी और बारात में सारे संसार के नंगे भिखमंगे नचनिया
भजनिया और लूले लंगड़े इस बारात में शामिल होने के लिए आ गए। शिव जी भी सपरिवार शिव जी को संवारने आ गए। माथे से तोंद तक सिंदूर पोतकर गजानन जी के आगे आगे चलने लगे। बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची। शिव जी के सिर पर सांप के फन का मोरे, गले में मुंडों की माला, कटी के नीचे गज का चर्म और एक हाथ में डमरू, आज दूसरे में लंबा त्रिशूल। शिव जी का यह रूप देखकर पार्वती के हाथ से सोने की थाली टूट गई। पार्वती ने शिव को कहा कि विष्णु का रूप धारण कर ले, अथवा वापस ही जाना पड़ेगा। शिव जी ने तब विष्णु रूप का ध्यान किया। विधि पूर्वक विवाह हुआ। 6 महीने तक बारात हिमालय के द्वार पर टिकी रही। दहेज के नाम पर पार्वती वामन हंडा सुहाग लाई। इस बारात ने एक इतिहास का निर्माण किया। बारात की मौजूदा प्रथा कासरे गणेश इसी दिन का डेरा से शुरू हुआ। बूढ़े लोगों को दूसरी शादी करने का अधिकार मिल गया। विवाह गणेश जी की द्वार पूजा अनिवार्य अंग मानी गई। बैल की प्रतिष्ठा हुई और दूसरे तब विवाह की पति पत्नी के लिए बन गए। कहानी का शीर्षक क्या सार्थक है? क्या यह कहानी उपयुक्त सिद्ध होती है? तो शिव जी की बारात जो ललित निबंध है शीर्षक एक सार्थक शीर्षक है, क्योंकि शिव जी की पहली पत्नी सती जलकर मर जाती हैं और शिव जी शोक में पागल हो जाते हैं। शिव जी के दूसरे विवाह की बात जब उठती है, लेकिन शिव जी कहते हैं कि देख भाई, दूसरी शादी है, वह भी एक सुयोग्य पुत्र के होते हुए, ढलती उम्र में, बड़ी ही लोक हंसाई होगी। पर हो, यदि किसी कुंवारी की बुद्धि पर सचमुच पत्थर पड़ जाए और वह स्वयं मुझे पाने के लिए तपस्या करे, तो मैं इस संबंध में पुनर्विचार करूंगा। कुबेर ने शिव जी के कथन पर सहमति प्रकट करी। कुबेर ने नारद के साथ मिलकर हिमालय की क्या पार्वती के हृदय में शिव जी जैसे बूढ़े और नीरस पति के स्वाभिमानी बनने की ज्वाला भर दी। पार्वती अन्न जल छोड़कर तपस्या करने बैठ गई। तो यह कहानी सच में बहुत सार्थक प्रतीत होती है। ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों द्वारा कन्या का परीक्षण करवाया और इस प्रकार पार्वती से शिव जी का विवाह तय हो गया। शिव जी नियम दिन रात बारात लेकर गए। बारात में संसार भर के नंगे, भिखमंगे, नचनिया, बजनिया और लूले लंगड़े शामिल हो गए। विष्णु भगवान भी शिव जी की बारात में शिव जी को संवारने के लिए सपत्नी के साथ आ गए। माथे से लेकर तोंद तक गहरा सिंदूर पोतकर गजानन जी वर के आगे आगे चल पड़े। शिव जी के सिर पर सांप के फन, गले में मुंडों की माला, कटी के नीचे गज का कड़बड़ा चरम, एक हाथ में डमरू और दूसरे में लंबा त्रिशूल। पार्वती उनके इस रूप को देखकर डर गई और उसने कहा कि विष्णु रूप धर लो, नहीं तो वापस लौटना पड़ेगा। तब शिव जी ने विष्णु रूप धारण कर लिया। इस प्रकार शिव जी का पार्वती से विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि शिव जी की बारात शीर्षक जो निबंध है एक सार्थक निबंध है। तो शिव जी की बारात यहीं पे समाप्त होती है। चलिए हम आगे दूसरा पाठ को देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी का प्रेमियों की वापसी। आइए हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि हरिशंकर परसाई किस तरह की प्रेमियों की वापसी की बात करते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जीवन हम समझ लेते हैं। तो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी में 22 अगस्त 1942 को हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई यहीं से पूरी की और फिर एमए करने के लिए नागपुर विश्वविद्यालय चले गए। 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वन विभाग में नौकरी करनी शुरू कर दी।
इसके साथ ही 1942 में मॉडर्न हाई स्कूल में अध्यापन का कार्य भी संपन्न करने लगे थे। कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन कार्य में लग गए। परसाई जी ने हिंदी लेखक के पहले लेखक हैं जिन्होंने व्यंग को हिंदी की एक विधा का दर्जा दिलाया और उसे मनोरंजन की परंपरागत परिधि से निकालकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग रचनाएं पाठकों के मन में केवल गुदगुदी ही नहीं करती बल्कि उन्हें एक सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा करती हैं जिनसे उनका अलग रह पाना असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही निकटता से परखा है। इसीलिए वे हिंदी साहित्य जगत में महान व्यंग्यकार के रूप में विख्यात हुए। परसाई जी ने अपनी रचनाओं की भाषा शैली को कुछ इस तरह से प्रयोग किया है कि इनकी किसी भी रचना को पढ़ने वाला व्यक्ति उस स्थिति को भली भांत महसूस कर सकता है जिससे कि उस व्यंग्य को लिखने वाला उसके सामने बैठकर उस कहानी को प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण कर करारा व्यंग किया है जो हिंदी व्यंग साहित्य में अनूठा है। वे अपने लेखन को एक सामाजिक कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं और समूचा साहित्य वर्तमान से मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: हंसते हैं, रोते हैं, भोला राम की जीव कहानी, रानी नाग की कहानी उपन्यास, तिरछ रेखाएं, संस्मरण, भूत के पांव पीछे, माटी कहे कुम्हार से, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि निबंध संग्रह है। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। शुक्लोत्तर युग के हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंगकार श्री हरिशंकर परसाई जी का निधन 10 अगस्त 1995 को हुआ। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार बताते हैं प्रेमियों की वापसी कि नदी के किनारे बैठकर दोनों ने अंतिम चिट्ठी लिखी। यह दुनिया क्रूर है, प्रेमियों को मिलने नहीं देती है। हम इसे छोड़कर उस लोग जा रहे हैं जहां प्रेम के मार्ग में कोई बाधा ही नहीं है। प्रेमेंद्र ने कहा, यह दुनिया बहुत बुरी है ना रंजना? रंजना ने समर्थन किया, हाँ बहुत दुष्ट है। इसमें आग क्यों नहीं लगती रंजना? क्योंकि आग लगाने वाला आत्महत्या कर लेते हैं। प्रेमी जरा देर कुछ नहीं बोल सका, फिर उसने कहा, हम अनंत काल तक उस लोक में सुख भोगेंगे। प्रेमिका बोली, इसका भी क्या ठीक है, वहां मेरे चाचा चाची पहले से हैं, तुम्हारे चाचा भी वहां पहुंच गए हैं, वे लोग क्या हमें शादी करने देंगे? प्रेमी ने समझाया, वहां कोई बंधन नहीं है, भगवान खुद कन्यादान करेंगे, बुजुर्गों के बाप भी वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लो चिट्ठी पर दस्तखत करो। रंजना ने कहा, नहीं पहले तुम। प्रेमेंद्र बोला, नहीं पहले तुम, मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। रंजना ने कहा, पर मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। इस बात से सुसंस्कृत पुरुष खुश हो गया और उसने दस्तखत कर दिए। नीचे पुरुष की अनुगामिनी ने दस्तखत कर दिए। पानी में कूदते वक्त भी विवाद हुआ। नहीं पहले तुम, मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। नहीं तुम पहले, मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। सुसंस्कृत पुरुष को इस बार खुशी नहीं हुई। उसने संदेह से पुरुष की अनुगामिनी की तरफ देखा। उसने भी पलटकर संदेह से सुसंस्कृत पुरुष की तरफ देखा। दोनों में एक साथ साड़ी के से बंधे और कूद पड़े। जाजेटेन सार्थक हुई। रास्ते में रंजना ने प्रेम से कहा, तुम तो मरने के बाद भी दांतों से नाखून काटते हो, बड़ी गंदी बात है। प्रेमेंद्र ने कहा, तुम भी तो भैंस की तरह मुंह फाड़कर जम्हाई ले रही हो, मुंह पर हाथ क्यों नहीं रखती? बड़ी गंवार हो। रंजना ने विषय बदला, उचित समझा। बोली, उधर घर के लोग अपने लिए बहुत रो रहे होंगे। प्रेमेंद्र ने कहा, तुम्हारे माँ बाप तो खुश होंगे, सोचते होंगे भला टली, दहेज बचा, तुम्हारी 4 बहनें और बैठी हैं न? रंजना ने तैस में कहा, और तुम्हारे बाप क्या रो रहा होगा? मैं जानती हूँ,
वह तुमसे कितनी नफरत करता है। अब प्रेमेंद्र को विषय बदलना उचित मालूम हुआ। उसने कहा, छोड़ो इन बातों को, उधर घर बसाने की सोचो। रंजना ने बड़ी बड़ी गलती रंजना ने कहा, बड़ी गलती हो गई। मैंने कॉलेज में हमेशा पाकशास्त्र का पीरियड गोल किया। सीख लेती तो तुम मुझे बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती। फिर उसने कुछ याद आया, बोली, पर कोई बात नहीं, हमारी पाकशास्त्र की प्रोफेसर मिस सूद पिछले महीने ही वहां पहुंची हैं। तुम उन्हें जानती हो? न, पाकशास्त्र बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, पर खाना बहुत खराब बनाती हैं। उन्हें प्रिंसिपल साहिबा के भाई से गर्व रह गया था, उन्होंने जहर खा लिया। बेचारी ने कैरेक्टर रोल अच्छा लिखवाने के लिए वैसा किया। वे उस लोग पहुंच चुके थे। शाम को पार्क में घूम रहे थे कि एक बेंच पर पहचाने से स्त्री पुरुष बैठे दिखे। पुरुष नारी का हाथ पकड़ा था और नारी पुरुष के कंधे पर सिर रखे थे। प्रेमेंद्र ने ठिठक कर कहा, अरे ये तो मेरे स्कूल के हेडमास्टर सक्सेना साहब हैं। रंजना ने कहा, और वह मेरी हेडमास्टरनी मिसेस शर्मा है। प्रेमेंद्र ने कहा, सक्सेना साहब तो बड़े सख्त और अनुशासन प्रिय आदमी थे। हमने उन्हें कभी मुस्कुराते भी नहीं देखा। हम लोगों को आश्चर्य होता है कि जो आदमी मुस्कुरा नहीं सकता, उसके बच्चे कैसे होते होंगे। वे मुड़ने लगे। तभी हेडमास्टर ने पुकारा, शर्माओ मत बच्चों, आओ इधर आओ। वे उनके पास चले गए। मिसेस शर्मा ने अपनी विद्यार्थिनी को पहचान लिया। थोड़ी देर औपचारिक बातचीत होती रही। फिर वे अपने अपने विद्यार्थी के पार्क से घूमते हुए बातें करने लगे। हेडमास्टर साहब ने कहा, प्रेमेन, तुम तो परेशान हो रहे हो कि मुझ जैसा कठोर सन्यासी और सदाचारी आदमी मिसेस शर्मा से प्रेम कैसे करने लगा। बात ऐसी हुई कि 2 साल पहले एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर में हम दोनों ने मैट्रिक की परीक्षा के नंबर को टटोल कर रहे थे। तभी हमारा भी टोटल हो गया। 3 महीने पहले मिसेस शर्मा की निमोनिया से मौत हो गई और 1 सप्ताह पहले मैं भी हार्ट अटैक से यहाँ आ गया। मैंने इससे कह दिया है कि तुम्हारे विरह में आत्महत्या कर ली। तुम उसे बता मत देना कि मैं हार्ट अटैक होने से मरा। उधर मिसेस शर्मा ने रंजना से कहा, मैं तो इस हेडमास्टर का घमंड तोड़ना चाहती थी। यह बड़ा कठोर और सदाचारी बनता था। राष्ट्रपति से तमगा ले आया था, पर जब मैंने इसे तोड़ा तो तमगा बेचकर मेरे चक्कर लगाने लगा। झूठ बोलना इसने अभी भी नहीं छोड़ा है। मरा हार्ट फेल होने से, और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आत्महत्या कर ली। देख, तुझे जो करना हो जल्दी कर लेना। पुरुष का कोई भरोसा नहीं। यह हेडमास्टर चोरी चोरी अपनी साली की तलाश करता रहता है। उधर हेडमास्टर ने प्रेमेन से कहा, इस लड़की का कोई पूर्व प्रेमी तो नहीं यहाँ नहीं है, जरा सावधान रहना। कुछ भरोसा नहीं। यह हेडमास्टर ने चुपके चुपके अपने स्कूल के संगीत मास्टर का पता लगाती रहती है। वे अपने गुरुओं को दीक्षा लेकर आगे बढ़े तो देखा प्रेमेंद्र के चाचा साहब अपने साहब की बीवी के साथ हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं। उसे झटका लगा। चाचा के बारे में वह ऐसी कल्पना नहीं कर सकता था। चाचा ने उसे देख लिया, बोले, शर्माओ मत, यहाँ आओ, हम सब मुक्त हैं। मेम साहब से जरा उधर से ही चल रहा था। प्रेमेंद्र ने कहा, मगर चाचा, आप तो कहा करते थे मेम साहब बड़ी फ्लर्ट उल्टा औरत है। चाचा ने कहा, सो तो हम उसकी तारीफ में कहते थे। अरे पतिव्रता होती तो हमारे किस काम आती। फ्लर्ट है ना, तभी तो हमें फायदा पहुंचाते रही है। अब प्रेमेंद्र को विश्वास हो गया कि जिसने डरते थे वे सब नियम बंधन यहाँ नहीं है। वह रंजना से शादी करने के लिए कहता और वह टालती जाती। एक दिन उसने कहा, मैं सब जान गया हूँ, तुम छिप कर उस विनोद से मिलती हो, वह जो कार दुर्घटना में मर गया था। वह हेडमास्टरनी तुम्हें उससे मिलवाती है। तुम भूल गई कि वह वही विनोद है जिसके बाप ने तुम्हारे बाबूजी को सस्पेंड करवाया था। रंजना ने कहा, तुम्हें भ्रम है, मैं उससे नहीं मिलती।
तुम उससे कहीं प्रेम मत करने लगना। मैं भला उस बदमाश से प्रेम करूंगी? तुम उसे प्रेम करने ही लगी हो, मुझे विश्वास हो गया। आखिर क्यों तुम ऐसा सोचते हो? कैसे कहते हो कि मैं उससे प्रेम करती हूँ? इसलिए कि तुमने उसे अभी बदमाश कहा। प्रेम न करती तो उसे बदमाश नहीं कहती। रंजना ने छिपाना जरूरी नहीं समझा। उसे बतला दिया कि मैं विनोद से विवाह करने वाली हूँ। प्रेमिन ने रोना चाहा, पर उस लोक में आंसू नहीं निकलते। उसने उसे बुरा कहा और आत्महत्या की धमकी देकर चला गया। भला ये आत्महत्या वह कर नहीं सका। उसने फांसी लगाने की कोशिश की। गर्दन फंसी ही नहीं, रेल के नीचे लेट गया, पर पूरी गाड़ी निकल गई और उसे चोट तक नहीं आई। वह नदी में कूदा, पर उतराता रहा। एक दिन वह इमारत की 5वीं मंजिल से कूद पड़ा। नीचे सड़क पर एक पुलिस वाले के ऊपर गिरा। पुलिस वाले ने हंसकर कहा, क्या बच्चों का खेल खेलते हो? प्रेमेन ने कहा, मैं 5वीं मंजिल से कूदा हूँ और तुम इसे बच्चों का खेल कहते हो? उसने जवाब दिया, तो क्या हुआ? तुम यहाँ 100वीं मंजिल से भी कूद सकते हो, पर तुम आखिर कूदे क्यों? प्रेमेन ने कहा, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने कहा, पर आत्महत्या तो यहाँ हो ही नहीं सकती। हो जाए तो जीव यहाँ से कहाँ जाए? तुम्हारे उधर के कवि तक यह जानते हैं कि किसी ने कहा है, न मर के भी चैन न पाया तो किधर जाए। प्रेमिन ने कहा, तो हत्या तो हो सकती होगी। मैं उस हेडमास्टरनी की हत्या करना चाहता हूँ। पुलिसमैन ने कहा, तुम्हारे पुराने संस्कार छूटे नहीं हैं। अभी तो हत्या के लिए पुलिस ने सलाह मांगते हो। देखो, हत्या भी नहीं हो सकती। वही समस्या है कि जीव जाए कहाँ जाए। बात क्या है? कुछ प्रेम वगैरह का मामला है क्या? प्रेमिन ने कहा, हाँ हाँ, पर मुझे धोखा दे गई। पुलिसमैन ने कहा, तो तुम प्रेम और विवाह विभाग के संचालन से मिलो, वो मामला सुलझाएंगे। प्रेमेन ने संचालन के दफ्तर में गया। उन्होंने उसे सिर से पांव तक देखा और खूब मुस्कुरा कर पूछा, यस यंग मैन, व्हाट कैन आई हेल्प यू? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? प्रेमेन ने कहा, साहब भारत से आया हूँ, मालूम होते हो। साहब ने पूछा, तुमने कैसे जाना? प्रेमेन ने कहा, ऐसे कि आप यहाँ भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। यह ऊंचे दर्जे के भारतीय का लक्षण है। साहब ने कहा, तुम ठीक कहते हो। अंग्रेजी के लिए ही मैंने वह गिरा हुआ देश छोड़ दिया। मैं आईसीएस था, दिल्ली में एक विभाग का सेक्रेटरी था। 26 जनवरी 1955 को जब हिंदी उस देश की शासन की भाषा हो गई, तो 27 को मैं हवाई जहाज से लंदन पहुंचा और थेम्स नदी में कूद पड़ा। प्रेमेंद्र ने कहा, सर, आप इतनी दूर क्यों गए? वहीं दिल्ली में यमुना कूद कर मर जाते। मैं साहब ने कहा, नॉनसेंस, कैसी बात करते हो? यमुना में कूदता तो हर मेजेस्टी इंग्लैंड की रानी मेरे बारे में क्या सोचती? प्रेमेंद्र ने उसने समस्या बताई। संचालन ने कहा, यह पॉलिसी का मामला है, ऊपर से तय होगी। वैसे उसे घुमा दूंगा, ठीक उस पॉलिसी से उल्टा उसी पॉलिसी के अंतर्गत कर सकता हूँ। मुझे दिल्ली में इसका अभ्यास हो चुका है। मैं उसका केस विधाता के पास भेज देता हूँ। तुम उनसे कल मिल लो। दूसरे दिन प्रेमेन विधाता के सामने हाजिर हुआ। रंजना भी थी। विधाता ने कहा, तुम्हारा मामला हमने देख लिया, तुम क्या चाहते हो? प्रेमेन ने कहा, अगर आप इसे सीरियसली लें तो मैं आपको प्रभु कहूँ। प्रभु, आप रंजना का मुझसे प्रेम करने का हुक्म दें और इस बज्जात हेडमास्टर को डिसमिस कर दें। विधाता ने कहा, जहां तक प्रेम का संबंध है, हमारे हाथ संविधान से बंधे हैं। प्रेम पब्लिक सेक्टर में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है। वह हेडमास्टरनी भी हमारी नौकरी में नहीं है। हम दूसरा पक्ष सुनकर समझौता कराने का प्रयत्न कर सकते हैं। देवी रंजना, तुम्हें इस संबंध में क्या कहना है? रंजना ने निवेदन किया, प्रभु, हमारी दुनिया में हमें स्वतंत्रता नहीं है, इसीलिए जो हमारे संपर्क में आता है उसी से हमें प्रेम करना पड़ता है। यह प्रेमेन हमारे घर में बचपन से आता रहा। पिताजी इससे पान सिगरेट मंगवाते थे। मेरे पिताजी माता पिता इससे इतने सख्त हैं कि न मुझे अकेली जाने देते थे, न किसी आदमी को घर के आने देते थे।
प्रेमेन के सिवा किसी दूसरे पुरुष को जानना भी नहीं था। इसी मजबूरी में जो हमारा संबंध हुआ उसे हम प्रेम कहने लगे। मेरा बस चलता तो मैं विनोद से प्रेम करती, मुझे वह पसंद था, पर उसके पिता ने हमारे पिताजी को सस्पेंड करवा दिया था, इसीलिए उसका हमारे यहाँ आना नहीं होता था। पर यहाँ स्वतंत्रता है, मैं अपनी इच्छा से प्रेम कर सकती हूँ, इसीलिए विनोद से प्रेम करती हूँ। परतंत्रता में जो हो गया वह स्वतंत्रता में नियमित नहीं हो सकता। विधाता ने प्रेमेन से कहा, सुनो, सुना तुमने? तुम क्या कहते हो? प्रेमेन ने दुखी प्रेमी के आधिकारिक दोस्त से कहा, यही कहना है कि हमें ऐसी जगह नहीं जा रहना, हमें वापस हमारे संसार में भेज दिया जाए। इधर का भरोसा झूठा निकला। विधाता ने कहा, तुम वहां से यहाँ और यहाँ से वहां भागते फिरोगे या कुछ करोगे भी। तब तक सचिव ने रिकॉर्ड देखकर बताया, प्रभु, उस लड़की की माता का कोटा खत्म हो गया, 5 लड़कियां देनी थी सो दे चुके, अब यह उसी परिवार में जन्म नहीं ले सकती। लड़के के बाप का अलबत्ता एक बेटा बकाया है। प्रेमेन ने गुस्से से कहा, अजीब धांधली है, यहाँ भी अपना बाप हम नहीं चुन सकते। एक लड़की किसी को दे देने में क्या लड़कियों का क्या स्टॉक खत्म हो जाएगा? विधाता ने उसे नाराजगी से बोले, तुम्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है प्रेमी देव महोदय, तुम इतनी जल्दी दुनिया क्यों छोड़ आए? किसी दुर्घटना के मारे गए थे क्या? प्रेमिन ने कहा, मैंने कारण आत्महत्या करके दोनों हम यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही नदी में कूद वहां दुनिया वाले हमारी शादी नहीं होने दे रहे थे। विधाता ने कहा, मगर तुम बातें ऐसे तैस में करते हो जैसे किसी आंदोलन में शहीद होकर आए हो। दुनिया में कोई और काम करने को नहीं बचे थे जो यहाँ चले आए। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विधाता ने रंजना से कहा, देवी जी, आपका नया प्रेमी जब सुनेगा कि आप इससे प्रेम में आत्महत्या करके आई हैं तो वह भी आपको छोड़ देगा। यहाँ सुंदरियों की कमी नहीं है। रंजना ने कहा, साहब, यह जगह हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ कुछ निश्चिंत नहीं है, इधर की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं हो सकती, कोई किसी के प्रति सच्चा नहीं है यहाँ। आप तो हम लोगों को वापस हमारी दुनिया में भेज दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए। विधाता ने कहा, पर अब एक कठिनाई है, जो प्रेम में आत्महत्या करके आते हैं उन्हें मनुष्य बनाने का नियम नहीं है। जिस कारण से उन्हें जीना चाहिए उस कारण से वो मर जाते हैं। उनमें मनुष्य के रूप में प्रेम करने के योग्य साहस और विवेक की कमी होती है। तुम्हारे लिए भी यह इच्छा नहीं है, तुम फिर मनुष्य बनो। एक बार बनकर और प्रेम करके तुमने देख लिया, तुमसे बना नहीं। तुम में हिम्मत ही नहीं है प्रेम को निभाने का। तुम दोबारा इस झंझट में मत पड़ो, कोई और जीवधारी बनो जो मनुष्य की तरह प्रेम करने को बाध्य नहीं है। बोलो, कौन सा जानवर बनना पसंद कर चाहते हो? प्रेमेन ने रंजना से कहा, बता क्या बनेगी? उसने प्रेमेन से कहा, तुम ही बताओ पहले। प्रेमेन ने कहा, नहीं नहीं, आदमी हूँ, लेडीज फर्स्ट। रंजना ने कहा, नहीं, तुम पहले बताओ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष की अनुगामी। प्रेमियों की वापसी जो है, हरिशंकर परसाई का ने इसका सारांश हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये हास्य व्यंग रचना है। अपरिपक्व प्रेमी युगल की मानसिकता और नासमझी के द्वारा हास्य बनाया गया है, किंतु व्यंग बहुत ही करारा है। एक दूसरे प्रति सम्मान की भावना नहीं है। शिक्षकों के माध्यम से नैतिक जिम्मेदारियों से दूर हो रहे दृश्य को बताया है। जिम्मेदार लोगों की गैर जिम्मेदारी हरकतों को बताया गया है। आपसी अविश्वास की कमी के उजागर किया गया है। विवाह विभाग संचालन की भाषा के द्वारा गुलामी की बात बताई गई है। उस समय की शासन व्यवस्था पर भी कड़ा व्यंग किया। मारे गए गुलाम लोगों की बातें बताई गई हैं। स्वतंत्रता को बहुत ही संकुचित अर्थ में लाने वालों का पर व्यंग्यात्मक हास्य किया गया है। अंत में बहुत ही सशक्त संदेश दिया है कि आत्महत्या शरीर प्राप्त नहीं होता, आत्महत्या करने वाले को किसी जानवर का शरीर मिलता है। तो इसके निष्कर्ष पे आइए हम पहुंचते हैं। इस रचना में 2 प्रेमी आत्महत्या करते हैं, यह सोचकर कि वह दुनिया अत्यंत क्रूर है और प्रेमियों का मिलना नहीं होने देती।
पर जब वो दूसरे लोक में पहुंचते हैं तो उन्हें वह लोक भी पसंद नहीं आता है। उन्हें लगता है कि इस लोक में स्वतंत्रता कुछ ज्यादा ही है और कोई किसी के प्रति सच्चा नहीं है। तो वे वापस पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, पर विधाता का यह निर्णय होता है कि जो आत्महत्या करके आते हैं उन्हें पुनः मनुष्य बनने का नियम नहीं है। इसलिए वे मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि जानवर के रूप में जन्म लेते हैं। यह गद्य इसी का हास्य प्रस्तुति है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।